बच्चों नमस्कार। कल की वीडियो में आपको पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कुछ बातें बताई गई थी। उसी के अगले भाग में आज आपको बताना है प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है और भी कुछ बातें बतानी है। तो आज चर्चा के बिंदुओं में प्रदूषण के प्रकार, अर्थ और जल प्रदूषण के स्रोत, उससे समस्या और समाधान, इतनी बातें बतानी है। सबसे पहले प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा भू प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ये 4 तरह से प्रदूषण पर्यावरण में होता है। अब अगला है जल प्रदूषण। सबसे पहले लेते हैं जल प्रदूषण को आज सीधे। तो जल प्रदूषण का क्या अर्थ होता है। हम जानते हैं कि जल में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, खनिज लवण, ऑक्सीजन। तो उन तत्वों की अधिकता या कमी जब मानक के हिसाब से अधिक वो तत्व हो जाते हैं तो प्रदूषण में आता है। आवश्यकता अनुसार जितने होने चाहिए मानक में उतने तत्व विद्यमान हैं तो शुद्ध जल कहलाता है। तो इस प्रकार से उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ जल में मिश्रित हो जाते हैं तो जल का प्रदूषण कहलाता है। अब ये देखते हैं कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, कहाँ से जल प्रदूषण फैलता है। सबसे पहला स्रोत है सीवर व्यवस्था। शहरों में मुख्य रूप से सीवर व्यवस्था होती है। सीवर पाइप के द्वारा प्रत्येक नगरों के घरों का जो अपशिष्ट पदार्थ है, लैट्रीन है, उसको लाइन के द्वारा ले जाया जाता है और इकट्ठा किसी नदी नाले में उसको गिराया जाता है। तो उससे पूरे नगर की गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ वो जल में जाता है और उसमें घुल करके जल को प्रदूषित करता है। ये बहुत बड़ा स्रोत है जल को प्रदूषित करने का। दूसरा है घरेलू अपशिष्ट। घर का जो कचरा निकलता है साग सब्जी से और साफ सफाई से, उसको इधर उधर फेंक देने से भी प्रदूषण फैलता है। तीसरा है नगरीय अपशिष्ट। नगरों में भी बहुत सा कूड़ा कचरा इधर उधर निकलता है। हम देखते हैं कहीं जगह जगह पर सड़कों के किनारे या जो खाली प्लाट्स होते हैं उनमें ढेर लगा रहता है कूड़े का। इससे गंदगी फैलती है, कूड़ा फैलता है और जहाँ पर जल होता है वहाँ पहुँच जाता है, जल को गंदा कर देता है। अगला है सवण द्वारा। प्रायः शवों को लोग नदी में प्रवाहित कर दिया करते हैं। ऐसी धार्मिक धारणा है कि गंगा में अगर हम शव को प्रवाहित कर देंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसका उद्धार हो या ना हो, लेकिन उस जल का पतन जरूर हो जाता है। तो इसलिए जल के पतन को बचाने के लिए, जल के प्रदूषण को बचाने के लिए उसको नदियों में शवों को नहीं फेंकना चाहिए। इस शव को फेंकने से वो उसमें सड़ता है और उससे अनेक बदबू भी आती है और जल प्रदूषित हो जाता है। फिर है धूल, कण, अयस्क और कीटनाशक। धूल के कण भी उड़ करके पानी में जाते हैं और जल को गंदा करते हैं, प्रदूषित करते हैं। स्थान स्थान पर अयस्क होते हैं, लौह अयस्क, तांबे का अयस्क, अल्युमिनियम, जो विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनके अयस्क भी पानी में घुल करके मिल करके पानी को प्रदूषित करते हैं, उसमें आवश्यक मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से और कीटनाशक, आजकल फसलों में बहुत अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। कीटनाशक का जब हम प्रयोग करते हैं तो फसलों से पानी के द्वारा बह करके वो नदी नालों में पहुँच जाता है, तालाब में पहुँच जाता है, तो उसके जल को प्रदूषित कर देता है, गंदा कर देता है, खराब कर देता है। तो इस प्रकार से ये
जल प्रदूषण के स्रोत हैं। अब इस जल प्रदूषण से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या हानियां हैं। सबसे पहली बात है जलीय वस्तुओं, वनस्पतियों व जीव जंतुओं पर प्रभाव। जो जल की वनस्पतियां हैं, जल में उगने वाली, आप देखते हैं तालाबों में बहुत से फूल वाले पौधे उगते हैं, पानी में कमल है और अनार है, काई है, सिंघाड़ा है। इस प्रकार से अनेक चीज़ें उगाई जाती हैं जल में, वनस्पतियाँ। उन पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है अगर कोई जल में प्रदूषण है, वो उतनी अच्छी प्रकार से नहीं उग पाते हैं। और वनस्पति, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है, उनको भी हानि होती है। मछलियाँ हैं और भी सर्प हैं, केचुआ है, अनेक कीड़े मकोड़े जल में रहा करते हैं, गेंटा है, तो इन पर भी प्रभावित होते हैं। जलीय ऑक्सीजन की कमी, जल की ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। जब प्रदूषण होता है, जब प्रदूषित होता है तो ऑक्सीजन की उसकी कमी हो जाती है, जिससे बहुत से जीव जंतु मरने लगते हैं, मुख्य रूप से मछलियाँ। अगला है हैजा दस्त जैसी बीमारी। जब उसी प्रदूषित जल को हम पी लेते हैं, मनुष्य पी लेता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हैजा है, दस्त की शिकायत है, और भी अनेक प्रकार से जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां ये हो जाती हैं। इस प्रकार से जल प्रदूषण से बहुत सी हानियां आपको बताई गई। अब इनका कैसे निवारण हो, इनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए सबसे पहली बात है सीवर व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाए। बड़े बड़े विकसित देशों में सीवर व्यवस्था जो होती है, जहाँ पर उस सीवर का इकट्ठा होता है कचरा, उसको वहाँ पर ऐसा प्लांट लगा करके उस कचरे को वहाँ का पानी शुद्ध किया जाता है, और जो उसका अवशिष्ट पदार्थ से खाद तैयार की जाती है, और शुद्ध पानी को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उस सीवर व्यवस्था में से कोई नुकसान नहीं होता है, शुद्ध पानी नदी में जाता है, और जो कचरा होता है उसकी खाद बन जाती है, दोहरा उपयोग होता है, खाद का उपयोग खेती में हो जाता है, और पानी सीधा नदी में चला जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्था से इस सीवर के नुकसान नहीं होंगे। अगला है घरेलू अपशिष्ट की व्यवस्था। घरेलू अपशिष्ट जो इधर उधर प्लाटों में, सड़क पर जो फेंक दिया करते हैं लोग, उस ऐसा ना करके उसको एक इकट्ठा गहरा गड्ढा बना लेना चाहिए, और उसमें प्रतिदिन फेंकें। इससे धीरे धीरे उसमें खाद भी बन जाती है, और जल को प्रदूषित नहीं करता है, इधर उधर बह करके पानी प्रदूषित नहीं करता है। फिर है नगरों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके लिए नगर पालिकाओं को स्वच्छता अभियान चला करके और प्रतिदिन सड़कों की सफाई, कचरा इकट्ठा करके कहीं निश्चित स्थान पर डालना चाहिए, अथवा उस कचरे से आजकल बिजली बनने का भी प्लांट बना है, खाद बनने के प्लांट बनते हैं, उनको चला करके उससे खाद, बिजली तैयार की जाए, तो दोहरा लाभ लिया जा सकता है। ये उसका उपाय है। फिर है विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण। जो शव हम जब जल में फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है, ऐसा ना करके विद्युत चालित शवदाह गृह बनाया जाए, जिसमें बिजली में शव को जला दिया जाता है और फिर राख दे दी जाती है। तो इस प्रकार के शवदाह गृह बनने से जो शवों की समस्या है, शव से उत्पन्न होने वाले जल प्रदूषण की समस्या है, वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आज के दिन मुख्य रूप से जल प्रदूषण क्या है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इससे क्या हानियां हैं, और इन हानियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इतनी बातें आपको बताई गई। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, और हो सके उसको थोड़ा विस्तार में भी लिखेंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका बनाते रहें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए, उसको आप कमेंट करके पूछते भी रहें। इस समय विद्यालय खुलता है, हम लोग रहते हैं, वहाँ शुल्क जमा करने का कार्य होता है। कक्षा 12 में शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 30 तारीख रखी गई है, प्रशासन से ही रखी गई है। इसके बाद अगर डेट नहीं बढ़ी तो समस्या हो सकती है आपके लिए, इसलिए सभी बच्चे जिन्होंने शुल्क नहीं जमा किया है,
ये बहुत से लोगों के पास मोबाइल नहीं, देखते नहीं। अगर आपकी जानकारी में बच्चों को सूचना दे दें ताकि 30 तारीख के अंदर आपकी शुल्क जमा हो जाए। इसी के साथ आज धन्यवाद।